क्लास 12th केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से हम लोग 10 प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो लोग अभी इस साल क्लास 12th में अपीयर किए हैं, मतलब कि इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो वो उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे होंगे नीट की, जेई की, तो उनके लिए तो ये सब बड़े आसान से प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट लगभग पता होगा। एक तरीके से उनका रिवीजन ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो 10 प्रॉब्लम्स हैं उनके हम लोग आंसर्स यहाँ पे क्या करेंगे। तो पहला यहाँ पे है, व्हाट टाइप ऑफ सेल इज लेड स्टोरेज बैटरी एंड राइट एनोड एंड कैथोड रिएक्शन ड्यूरिंग यूज। यहाँ पे कह रहा है कि किस टाइप का सेल लेड स्टोरेज बैटरी है। तो जो सेल होते हैं मोस्टली दो टाइप के होते हैं। अगर हम फ्यूल सेल को अलग कर दें तो उसमें एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल और एक को सेकेंडरी सेल बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेल्स आर ऑल दो सेल्स विच कैन यूज अगेन एंड अगेन बाय चार्जिंग। तो हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी को भी बार बार चार्ज करके यूज करते रहते हैं, इसलिए ये सेकेंडरी सेल है। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा कि ये सेकेंडरी सेल। अब इसको बैटरी कह सकते हो क्योंकि सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं, आपको पता है। कह रहा है कि यहाँ पे कैथोड और एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, लिख दो ड्यूरिंग यूज। तो यहाँ पे रिएक्शंस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों का अलग होता है। ड्यूरिंग यूज का मतलब हो गया कि डिस्चार्जिंग के टाइम आपसे रिएक्शन पूछ रहा है। तो आप अच्छी तरीके से जान के रखो कि जो यहाँ पे एनोड होता है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर, वो होता है लेड, और जो कैथोड होता है वो होता है लेड ऑक्साइड। और इन दोनों को आपको यूज करना है। यूज कंडीशन में रिएक्शन कराना है H2SO4 के साथ और बनाना है दोनों का लेड सल्फेट। तो एनोड पे आप रिएक्शन लिखोगे PbH2SO4 के साथ यूज होगा और बनाएगा PbSO4। और यहाँ से जो आपका 2H प्लस है वो बाहर हो जाएगा। तो चाहे आप H2SO4 से रिएक्शन दिखा देना या फिर केवल सल्फेट आयन से रिएक्शन दिखा देना, जैसे Pb प्लस SO4 2 माइनस चेंज इनटू PbSO4 और साथ में लिख देना है 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। ये तो हो गया एनोड पे रिएक्शन। ऐसे कैथोड पे रिएक्शन करोगे तो आपको PbO2 का रिएक्शन करना होगा SO4 2 माइनस के साथ। तो ये Pb और SO4 मिलके PbSO4 बना लेगा। अब दो ऑक्सीजन को आपको दो वाटर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इधर 4H प्लस, और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको इधर ही 4 इलेक्ट्रॉन भी यूज करना पड़ेगा। ये दो रिएक्शन हो गए एनोड और कैथोड के। इन्हीं दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। अभी इन्होंने केवल कैथोड एनोड पे रिएक्शन पूछा था, इसलिए हमने ये रिएक्शन लिख दिया है। अब अगर चार्जिंग का रिएक्शन ये पूछता तो इन्हीं दोनों रिएक्शन को ठीक आपको उल्टा लिख देना है, ठीक है। और जब उल्टा रिएक्शन लिखोगे तो जो एनोड वाला लिख रहे हो उसको लिखना होगा एट कैथोड, और जो कैथोड वाला लिखोगे उसको लिखना होगा एट एनोड। इतना चेंज आपको करना है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, जिसमें बोल रहा है कि स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फाइंड नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 क्रोमियम 3 प्लस। तो फैराडे ने यहाँ पे दो अलग अलग लॉ दिए थे, जिसमें फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग पासिंग ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास। यहाँ पे बताया गया था फर्स्ट में कि जो अमाउंट किसी भी मेटल का डिपॉजिट होगा या फिर डिस्चार्ज होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट या फिर चार्ज बोल सकते हो। यहाँ से हम लोग लिखते हैं W इक्वल टू MIT बाई वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500। ये फर्स्ट लॉ से हम लोग लिखते हैं। और सेकेंड लॉ में क्या है कि आपको अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, मतलब सबके अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करना है सेम टाइम तक, तो उसके लिए उन्होंने बोला था व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन द मास ऑफ द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब हो गया कि जब आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को, तो उस कंडीशन में जो मेटल डिपॉजिट होगा अलग अलग इलेक्ट्रोड पे, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शन में डिपॉजिट होगा। मतलब जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा रहेगा उसका ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, और जिसका कम रहेगा उसका कम। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर एक मोल Cr2O7 2 माइनस को Cr3 प्लस में कन्वर्ट करोगे तो कितना यहाँ पे रिक्वायर होगा फेरेड। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। Cr2O7 2 माइनस, जिसको चेंज करना है क्रोमियम 3 प्लस में, ठीक हो गया। क्रोमियम यहाँ पे 2 है इसलिए आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 7 है, जितना ऑक्सीजन होता है ना उतना दूसरी तरफ वाटर लिखना होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इतना वाटर आपको लिख देना है।
और जैसे वाटर लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इधर 14H बढ़ गया, इसलिए दूसरी तरफ आपको लिख देना है 14H प्लस। और जब ऐसा लिखते हो तो पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। अब आपको चार्ज चेक करना होता है। अब यहाँ पे 14 प्लस और 2 माइनस करोगे तो टोटल यहाँ पे 12 प्लस चार्ज आएगा, और इधर हो गया टोटल प्लस 6 चार्ज। और जब केवल चार्ज को बैलेंस करना होगा विदाउट एडिंग एनी एलिमेंट, तो उस कंडीशन में चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बैलेंस किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन को आप किधर ऐड करोगे, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि वो उतना चार्ज क्या कर देगा, कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है लेफ्ट साइड में, तो अगर लेफ्ट साइड में हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इधर भी टोटल जो चार्ज बचेगा वो 6 प्लस बचेगा, इधर 6 प्लस है और ये बैलेंस हो जाएगा। तो जब कोई भी रिएक्शन इस तरीके से आप बैलेंस कर देते हो तो वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे उतना ही फैरड आपको आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे टोटल फैरड जो रिक्वायर होगा वो हो जाएगा 6 फैरड। और आपका ये 1 मोल से बोल रहा था, और यहाँ पे देखिए नंबर 1 मोल ही है। अगर ये मोल चेंज रहता तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फैरड को भी क्या करते, बदल देते। जैसे अगर यही आपका प्रॉब्लम क्रोमियम 3 प्लस के सेंस में भी पूछता है, अगर ये बोलता है कि क्रोमियम 3 प्लस का केवल 1 मोल जनरेट करना है, तो उस कंडीशन में आपको फैरड को हाफ करना पड़ता, क्योंकि अभी 6 फैरड को यूज करके यहाँ पे 2 मोल क्रोमियम 3 प्लस जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आपको ध्यान से पढ़ना है, जैसा प्रॉब्लम पूछेगा वैसे ही आंसर करना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। The specific conductance of 0.01 m acetic acid is 1.65 into 10 to the power minus 4 Siemens centimeter inverse. Molar conductance at infinite dilution is 350 Siemens centimeter square per mole. Calculate degree of dissociation of the acid. यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स एल्फा बताना है। अब इस एल्फा के लिए आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और आपको आंसर कर देना है। तो एक चीज आप अच्छी तरीके से याद रखो कि जब हम एल्फा निकालते हैं तो आपको करना होता है डेल एम सी बाई डेल एम नॉट इंटू 100। ऐसा करोगे तो परसेंटेज में आपको एल्फा मिलेगा, यानी आपको चाहिए यहाँ पे डेल एम सी और डेल एम नॉट दोनों की वैल्यू। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, जिसकी वैल्यू ये मेंशन है यहाँ पे। अभी आपको इसका हिसाब चेक कर लेना है। अब आप जानते रहिए कि इन दोनों की जो यूनिट होती है ना वो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। तो अगर किसी वजह से कहीं पे सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लेना कि वो डेल एम सी नहीं है, वो कप्पा दिया गया है, और कप्पा से सबसे पहले आपको डेल एम सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस वाले में आप देखो जो यूनिट है वो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स लिखा हुआ है, मीन्स ये वैल्यू आपका कप्पा का है। तो इससे पहले हम लोग निकालेंगे डेल एम सी, और इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 1.65 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 2। ये माइनस 2 ऊपर गया तो प्लस 2 हो गया, बचेगा माइनस 2। माइनस 2 की वजह से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मिल जाएगा 16.5। अब इसकी यूनिट हो गया सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक हो गया। अब एल्फा निकाल लो, 16.5 डिवाइडेड बाई ये है 350 और इनटू आपको कर देना है 100। ठीक है, ये परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं। एक डेसिमल हटा दिया एक जीरो से और एक जीरो नीचे से कैंसिल कर दिया। आपको करना है 165/35। 5 से छोटा कर दो, 5 3 जा 15, 33 और 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 पॉइंट लगभग 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका परसेंटेज। ठीक हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc रिलेटेड विद E नॉट सेल एंड नॉट टू E सेल। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको हम लोग रिलेट E नॉट सेल से तो करते हैं, लेकिन तो E सेल से क्यों नहीं करते, ये ऐसा पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है समझिए। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने जाओगे तो आपको जो कंडीशन है रिएक्शन की उसको यूज करना है एट इक्विलिब्रियम, और आपको मालूम है एट इक्विलिब्रियम ई सेल की वैल्यू हमेशा होता है 0। ई नॉट सेल की वैल्यू 0 नहीं होता, और जो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी उसी से हम लोग केसी को कैलकुलेट करेंगे। जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी उससे केसी कैलकुलेट नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग कभी भी ई सेल के साथ कैलकुलेट नहीं करते, ई नॉट सेल के साथ इसको रिलेट करते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम है
हाउ मे कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड सॉल्यूशंस वेरी विद टेम्परेचर। जो सॉल्यूशन है और कोई भी मेटल होगा उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, ये पूछ रहे हैं। यानी कि एक वायर के अंदर और एक किसी सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टिविटी होगा उस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आप जानते रहिए कि जो कंडक्शन होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और यहाँ पे जो फ्लो ऑफ आयंस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए। और आप यहाँ पे जानते हो कि जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं किसी भी मेटल की कंडीशन में क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस कंडीशन में जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी सोल्यूशन के केस में, तो यहाँ पे जो मोबिलिटी ऑफ द आयंस है वो इंक्रीज हो जाता है, and we know that as the mobility of the ions increases then conductivity also increases। यहाँ पे कंडक्टिविटी इसी वजह से क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है टेम्परेचर के साथ, एक में यानी कि जो मेटल होगा वहां पे कंडक्टिविटी कम होगी, दूसरे वाले में कंडक्टिविटी बढ़ेगी। पहले वाले में रीजन है क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और दूसरे का रीजन है कि वहां पे मोबिलिटी ऑफ द आयंस बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच वन हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको बताना है कि मैक्सिमम कंडक्टिविटी कौन शो करेगा। जो कंडक्टिविटी होती है उसके दो फैक्टर हैं। पहला है मोबिलिटी ऑफ आयंस, जितना ज्यादा यहाँ पे आयंस मूव करेगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। एंड द सेकेंड वन इज नंबर ऑफ आयंस, अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा तब भी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे पहले नंबर ऑफ आयंस। ठीक हो गया। और आपको जो कंपाउंड यहाँ पे दिख रहा होगा वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम है, और अगर अभी आप नए हो तो उस कंडीशन में अभी आपने अगर कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स आपको पता नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, जो कुछ भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो उस कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा रहेगा वो कभी भी आयनाइज नहीं होगा, आयनाइज केवल बाहर वाला होता है। ठीक है, मतलब इसको आपको सिंगल आयन ट्रीट करना है, और बाहर वाले को आप आयनाइज कर दोगे। तो फर्स्ट वाले के केस में देखो बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी पूरा कॉम्प्लेक्स केवल अकेला आयन की तरह बिहेव करेगा। मींस पहले वाले में नंबर ऑफ आयंस है 1, दूसरे वाले में बाहर लिखा हुआ है Cl2, मतलब दो क्लोराइड आयन ये जनरेट करेगा, एक पूरा कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये 3 आयंस जनरेट करेगा। इस वाले में बाहर एक क्लोराइड लिखा हुआ है मतलब एक Cl माइनस और पूरा एक कॉम्प्लेक्स मतलब कि यह 2 हो गया। और इस वाले में बाहर क्लोराइड 3 है तो 3 क्लोराइड और एक ये मिलके हो गया 4। तो जहां पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा जनरेट होंगे वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसलिए फोर्थ वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा। तो अभी इसका डिस्चार्ज वाला रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ा है। डिस्चार्ज जब होता है तो हर कंडीशन में चाहे वो कैथोड होगा चाहे एनोड होगा, दोनों H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं और लेड सल्फेट बनाते हैं। तो यहाँ पे लेड सल्फेट फॉर्म होगा, ये वाला आपको करेक्ट कर देना है। और जैसे ही पूरा H2SO4 कंटेंट का यूज हो जाएगा फिर वो काम करना बंद कर देगा, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। और जब इसी रिएक्शन को हम उल्टा कर देते हैं चार्जिंग की कंडीशन में, तो पूरा जो लेड सल्फेट है वो दोबारा सल्फेट को जनरेट करेगा मतलब H2SO4 बनेगा, फिर वो कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 11.5 ग्राम सोडियम फ्रॉम NaCl इज। जब आप NaCl को यूज करोगे और वहां से सोडियम जनरेट करोगे तो इसके 11.5 ग्राम को जनरेट होने में कितना चार्ज रिक्वायर होगा। मींस यहाँ पे आपको NaCl से बनाना है Na। ठीक हो गया, इस पे +1 चार्ज और यहाँ पे चार्ज ये मेटेलिक फॉर्म में है इसलिए हो गया 0। तो अब यहाँ पे एक चार्ज को आपको 0 में चेंज करना है, मींस आपको यूज करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब 1 इलेक्ट्रॉन यूज करोगे तो इस सोडियम का यहाँ पे 1 मोल फॉर्म होगा, और 1 मोल का जो मास होगा वो होगा 23 ग्राम। लेकिन यहाँ पे आपको 23 ग्राम नहीं बनाना है, आपको 11.5 ग्राम बनाना है, मतलब इसका हाफ। और जब इसका हाफ अमाउंट बनाना होगा तो इलेक्ट्रॉन भी आपको हाफ चाहिए, इसलिए आपको लिख देना है 0.5 फेरड। यहाँ पे 0.5 फेरड की रिक्वायरमेंट होगी, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सेल कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ H2 एंड O2 इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कौन सा सेल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। तो वो आपका जो सेल है वो फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर यूज्ड एज अ फ्यूल, एंड व्हेन बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर पास इनटू द फ्यूल सेल
then it is burn and change into water and release the large amount of energy। ये इसलिए इसका आंसर आपको फ्यूल सेल कर देना है। आज का लास्ट प्रॉब्लम ये है 10th। इफ ई नॉट Ag टू Ag प्लस 0.80 वोल्ट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिएक्शन दिस इज। इसका आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बताना है। ठीक हो गया। तो चलिए डेल्टा जी नॉट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है -NF ई नॉट सेल। इसको यूज करना है आपको। -N आप यहाँ पे यूज करोगे 2, क्योंकि रिएक्शन को जब बैलेंस करोगे तो कुल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल होंगे, इसलिए 2 मल्टीप्लाई 96500 एंड मल्टीप्लाई ई नॉट सेल। तो यहाँ पे सबसे पहले ई नॉट सेल आपको चाहिए। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कैथोड एनोड है कौन। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एनोड है, ये रिडक्शन हो रहा है मतलब कि कैथोड है। ठीक हो गया। तो आपको लिखना पड़ेगा इसका 0 माइनस और इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं हमेशा, और यहाँ पे इसका देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है वो देखो Ag से Ag प्लस लिखा हुआ है। अगर ये Ag प्लस से Ag लिखा रहता तब ये रिडक्शन पोटेंशियल होता, और दोनों पोटेंशियल बराबर होते हैं, साइन अपोजिट होता है। इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज 0.80 देन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.80। यहाँ पे लिखना पड़ेगा -0.80, यानी ये आंसर आपको मिल जाएगा 0.80। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे यूज कर लोगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा -154.4। आपको ऑप्शन चेक कर लेना है, ये वाला यहाँ पे आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ और प्रॉब्लम हम लोग किसी और चैप्टर से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।